अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले सेगमेंट में हमने स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन देखी और स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस किया, एक बेसिक ओवरव्यू लिया इसके ऊपर। अब हम फॉर्मली अपना नेक्स्ट एरिया देखते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नाम सुन के समझ में आ रहा है कि इसका मतलब यह है कि आप स्ट्रैटेजी के बारे में लॉन्ग टर्म प्लान आउट करते हैं। चीज़ों को प्लान करना, सोचना, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, ये बेसिक मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का होता है। अगर मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को देखूं तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी अपने तौर पर कर रही होती है। जो कंपनी नहीं कर पाती, इन चीज़ों को नहीं समझ पाती, वो कंपनी ज़ाया हो जाती है, चेंजेस को अडॉप्ट ना करने की वजह से मार्केट से गायब हो जाती है। जैसे कि हमने एग्जांपल्स डिस्कस की नोकिया की, हमने एग्जांपल्स डिस्कस की माइक्रोसॉफ्ट की जो ओपन एआई के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने एग्जांपल डिस्कस की सऊदी अरेबिया की, हमने एग्जांपल डिस्कस की एट द सेम टाइम इस तरह के इकोनॉमीज़ की जो वक्त के साथ बदलती हैं, ताकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव में वहाँ पर पैसे की जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बरकरार रह सके। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इसी को कहा जाता है। कंपनीज़ के जो बड़े लीडर्स हैं, जो हेड्स हैं, जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, वो एक साथ बैठते हैं और इस चीज़ को ऑल इन ऑल प्लान करते हैं कि हमने इस कंपनी को कैसे लेके चलना है। इस प्रोसेस को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहेंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, समझना, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आती हैं। सर, ये कंपनी को डायरेक्शन देती है, ये कंपनी को बताती है कि आगे आने वाले चैलेंजेस को उसने फाइट कैसे करना है, कैसे ओवरऑल जो है वो चीज़ों को मैनेज करना है और आगे लेके चलना है। मैं यहाँ पे आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताऊँ फूड पांडा की। फूड पांडा पाकिस्तान में बड़ा एक प्रोमिनेंट जो है वो फूड डिलीवरी प्रोवाइडर है और बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पाकिस्तान में कर चुके हैं। नो वन इज़ इवन नियर टू फूड पांडा। किसी ने कोशिश की भी थी, ईट मुबारक ने या ईट ऑय वगैरह ने, वो नहीं इतना स्टैंड कर पाए। ईट ऑय तो खैर एक्वायर ही हो गया फूड पांडा की तरफ से, लेकिन अगर हम ईट मुबारक वगैरह की बात करें, वो नहीं स्टैंड कर पाए इतना ज़्यादा फूड पांडा के सामने। लेकिन जो आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है, उनके लिए भी बड़ा मसला हो गया था कि यार ये पाकिस्तान की पीकेआर की कंसिस्टेंट डीवैल्यूएशन, कंसिस्टेंट मसाइल पाकिस्तान को लेकर जो है वो चल रहे हैं, तो ये कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे आगे जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त थी। उन्होंने एक चीज़ के ऊपर कुछ महीने काम किया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया। किस चीज़ पर काम किया? उन्होंने कहा यार चीज़ें तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा चीज़ों को वर्टिकली इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या खुद खाना बनाना शुरू कर दें, खुद रेस्टोरेंट खोल लें? नहीं नहीं, रेस्टोरेंट नहीं खोलना है खुद। रेस्टोरेंट बेशक अपना खाना बना रहा है, हम उसी खाने को डिलीवर करेंगे। हम रेस्टोरेंट वालों को हेल्प करते हैं कि वो अपनी कॉस्ट कम कर सकें, ताकि हमारे प्लेटफॉर्म पे, फूड पांडा के प्लेटफॉर्म के ऊपर चीज़ सस्ती मिल सके लोगों को, उसकी प्राइस कम हो सके। अच्छा जी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हम एक काम करते हैं, जिन वेजिटेबल्स की या जिन फ्रूट्स की या जिन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत रेस्टोरेंट्स को पड़ती है, हम वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, डिलीवरी हीरो की कंपनी फूड पांडा पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की तरफ ब्रांच आउट कर गई। क्यों ब्रांच आउट कर गई? ताकि उनका प्लेटफॉर्म अफोर्डेबल रहे। जिस रेस्टोरेंट से खाना आपको ऑर्डर करना है, फूड आपको ऑर्डर करना है, वो रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा चार्ज ना करे। वो वेजिटेबल्स और जो इस तरह की रॉ मटेरियल हैं, मसाले वगैरह चीज़ें, वो सारी उनको सप्लाई करने लग गए। न सिर्फ ये कि वो लोकल सप्लाई कर रहे हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि फूड पांडा ने ज़्यादा अपना कोई प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे नहीं रखा था। न सिर्फ ये, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने उन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इस तरह के खाने पीने की चीज़ों को, रॉ मटेरियल को बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, फूड पांडा डिलीवरी हीरो का नेटवर्क है और डिलीवरी हीरो की बहुत सारी सब्सिडरीज हैं दुनिया भर में, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ? उससे जी फॉरेन रिसीट्स आना शुरू हो गई। थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आई तो फूड पांडा के अपने नंबर्स थोड़े से बेहतर होना शुरू हो गए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये ऐसा नहीं होता कि आप एक सुबह उठे और आपके जहन में आइडिया आ गया नहाते हुए कि जी ये काम करना है, ऐसे करना है। नहीं, बहुत सारे अक्लमंद सर, ऐसा भी होता है बहरहाल कि आप कभी सुबह उठे और आपके जहन में इस तरह का कोई थॉट आ गया, लेकिन बहुत सारे लोग अपने सरों को जोड़कर, अपने थॉट प्रोसेसेस को मिला के, अपनी बातचीत से, अपनी सोच से, अपनी समझ से इस तरह के सॉल्यूशंस तक पहुंचते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। इस तरीके के सॉल्यूशंस पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू पहुंचा जाता है। ये जो क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, मंथली बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, आउट स्टेशंस होते हैं, अटेंडेंसेज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, इनके अंदर ऐसी बातों को डिस्कस किया जाता है। इन मीटिंग्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जो है वो यूएई का टूर लगा के आ जाएं, या आप यूके घूम के आ जाएं, या आप जो है वो यूएस के अंदर न्यूयॉर्क का थोड़ा सा जो है वो ट्रिप कर लें। ऐसी चीज़ें करना इसका मकसद बाय प्रोडक्ट है, ये भी हो जाती हैं चीज़ें साथ साथ,
लेकिन जो असल मकसद होता है इन कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स का और ऐसी जगहों पे डिस्कशंस का, वो होता ये है कि इस तरह की आइडियाज़ निकल के आएँ, इतने ज़्यादा वो बर्डनड ना हो, अच्छी लोकेशन हो, अच्छी जगह हो, अच्छी कॉर्पोरेट मीटिंग्स का सेटअप हो, ऐसी आइडियाज़ और ऐसी बातें निकल करके आएँ। अगर ऐसे आइडियाज़ और ऐसी बातें निकल के नहीं आती तो फिर कंपनीज का फ्यूचर सॉर्ट ऑफ खतरे में पड़ जाता है और वो इस तरह से ऑपरेट नहीं कर पाते। अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में कार सर्विस आई, वावा कार्स, वो इसी तरीके से करते थे, आप उनके पास जाएँ, वैल्यूएशन लगाएं, वो गाड़ियाँ आपसे जो है परचेस करके आगे उनको यूज़र टू यूज़र सेल कर देते थे। नहीं सस्टेन कर पाए पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर। कोशिश क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे जी ये जो डीलर नेटवर्क है ना यूज्ड गाड़ियों का, जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, ये इतना अच्छा नहीं है, ये लोगों को धोखा देता है, लोगों को फलाना चीज़ करता है, ये करता है, वो करता है, बाहर हो गए। लेकिन उसी के अगेंस्ट पाक व्हील्स स्टैंड कर रहा है, वो डीलर के साथ भी खड़ा है, कस्टमर के साथ भी खड़ा है, दोनों के लिए उसका प्लेटफॉर्म फ्रेंडली है और ओवरऑल पाकिस्तान की हर चीज़ के लिए गाड़ियों के एतबार से फ्रेंडली है। वो प्लान करते गए, हमें अब ये लेके आना है, हमें स्पेयर पार्ट्स की सेल्स लेके आनी है, हमें अपने सोशल मीडिया को रोबस्ट करना है, हमें गाड़ी, मैंने उनका एक सुनील मान साहब का एक पॉडकास्ट सुना था, उसमें वो कह रहे थे कि हमें गाड़ियों से रिलेटेड हर चीज़ दिखानी है पाक व्हील्स की ऐप के ऊपर, कोई अपडेट हो, न्यूज़ हो, फिर कोई भी बात हो, हमें ये क्या है, ये प्लानिंग का नतीजा है। आप उनके इंटरव्यूज़, इस तरह के लोगों के कभी इंटरव्यूज सुने, आपको पता चलेगा वो अपने सीईओज के साथ, अपने हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव्स के साथ ये बातें करते हैं, ऐसे डिस्कशंस करते हैं। इसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहा जाता है कि जी कंपनी ने आगे कैसे बढ़ना है, कंपनी ने अपने स्ट्रेटेजिक एरिया को किस तरीके से लेकर चलना है और वो कौन से चेंजेस हैं जो उनको लेकर आने हैं, कैसे इस पूरी चीज़ के अंदर जो है वो कंपनी को आगे बढ़ना है। तो इस तरह के मामलात को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में डिस्कस किया जाता है। हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी गो थ्रू कर लेते हैं। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंपनी को डायरेक्शन मिल जाती है, कंपनी को आगे कैसे बढ़ना है, कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, एनवायरनमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, चेंज को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे तब्दील होना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आ जाती हैं। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें टाइम लगता है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें कॉस्ट लगती है। जिस बंदे को ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, ज़ाहिर है वो वक्त वो अपनी फैमिली को दे सकता था, कहीं घूमने फिरने जा सकता था, कोई और काम कर सकता था, कोई और मतलब कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एक वीडियो गेम खेल सकता था बैठ के, लेकिन नहीं, टाइम लगाया, मेहनत लगाई, कॉस्ट लगाई, रिसर्च की, सोचा, पैसे खर्च किए, ये सारी चीज़ें की, तब जाके हमारे ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो है वो अमल मुकम्मल होता है। टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट कंज्यूमिंग के अलावा कभी कभी ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज बन जाती है, यानी बस वो कह दिया है, लिखा हुआ है तो मिलना है, बात करनी है। कभी कभी चेंजेस इतनी तेज़ी से आ रहे होते हैं कि आपके पास वक्त नहीं होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। उसमें अगर आप प्लानिंग करने बैठ गए, आई रिमेंबर आई वर्कड इन यूनिलीवर पाकिस्तान फॉर अबाउट 2 years। वहाँ पर जिस वक्त मैं काम कर रहा था उस वक्त कोविड पेंडेमिक आया था पाकिस्तान में, दुनिया भर में आया था, पाकिस्तान में भी उसके इफेक्ट्स नजर आए। वी वेंट टू वर्क फ्रॉम होम कम्प्लीटली। अच्छा, उस वक्त एक प्रोडक्ट था जिसको कभी भी लोग यूज़ नहीं करते थे पाकिस्तान में ज़्यादा, लेकिन वो प्रोडक्ट अचानक से यूज़ होने लग गया। दैट वाज हैंड सैनिटाइज़र। तो वो इसके बारे में बड़ी एक बात भी मशहूर हो गई थी कि जैसे वो घर में एक बच्चा होता है, कोई नौकरी वोकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, अचानक से उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, तो अच्छा जी सरकारी नौकरी लग गई है, अब जो है वो मामलात भी अच्छे हो जाएंगे, अभी 1 से 2 भी हो जाएंगे और फिर चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, सब कुछ अच्छा होने लग जाता है एक सरकारी नौकरी के बाद। तो सैनिटाइज़र की तो सरकारी नौकरी लग गई थी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी। आई रिमेंबर यूनिलीवर की शायद अपनी ओन्ड प्रोडक्शन नहीं थी इस चीज़ को लेकर, नॉट इवन 10 days, 10 दिन भी नहीं लगा, इतनी रोबस्ट टीम थी वहाँ पर जो इन सारी चीज़ों को सप्लाई चेन, ऑपरेशंस, फाइनेंस और सेल्स वगैरह को देखने वाली, इतनी जल्दी इस चीज़ को उन्होंने रिस्पॉन्ड बैक किया और फटाफट 10 दिन के अंदर मेरा ख्याल है सैनिटाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो गई थी। आइदर ऑन द ओन्ड साइट या फिर थर्ड पार्टी से करवाया था, इस तरह का कोई अरेंजमेंट था, बट दे डिड इट। उनके स्टोर्स में उनका प्रोडक्ट पहुँच गया था, सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र पहुँच गया था। ये क्या है, ये फटाफट करने वाली चीज़ है। अब उसमें अगर आप कहें कि नहीं जी वो एजेंडा भेजो, 10 दिन बाद मीटिंग होगी, मीटिंग में डिस्कस करेंगे, फिर उसका फॉलो अप डिस्कशन होगा 10 दिन बाद, तो कभी कभी इतना ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस या इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल कर देता है मामलात को। एडवांटेजेस में ये सारे एडवांटेजेस आ गए, डिसएडवांटेज में कभी ये ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, कभी इस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं भी निकल पाता, लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते। ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस में हमारे पास हमारे सामने मौजूद होती हैं। अब आए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक और लेवल देखते हैं। अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को डिस्कस करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आती है जिसे हम कहते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के हमारे पास 3 लेवल्स मौजूद हैं। वो क्या लेवल्स मौजूद हैं? सबसे पहला है कॉर्पोरेट, उसके बाद है बिजनेस, उसके बाद है फंक्शनल। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि आप टॉप लेवल स्ट्रैटेजी बनाते हैं एट द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल,
सबसे ज्यादा उसके अंदर हाई लेवल डिस्कशन होता है, कौन सा बिजनेस करना है या जो बिजनेस कर रहे हैं उसको कैसे करना है, कैसे अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। बहुत ही ज्यादा सुप्रीम लेवल डिस्कशन इसके अंदर होता है। स्ट्रेटेजिक बातें होती हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजिक बातें होती हैं कि हमें किस एरिया में, किस सेगमेंट में जाना है, आया हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें या ना इन्वेस्ट करें। अब जैसे आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें, लकी सीमेंट बहुत ही ज़्यादा नामवर मशहूर कंपनी है। 2012 में लकी ग्रुप ने आईसीआई को एक्वायर किया, उनका नाम आज एलसीआई हो चुका है। आईसीआई पाकिस्तान को एक्वायर किया। उन्होंने कहा जिस टारगेट मार्केट या जिस कस्टमर बेस में मेरे पास सीमेंट बिकता है, हाँ आईसीआई के प्रोडक्ट्स भी बिक जाएंगे। उन्हें उसके अंदर एक ट्रैक्शन नजर आया। उन्होंने कहा यार हमें इस बिजनेस मार्केट के अंदर भी जो है वो एंटर होना है। आगे जाके उन्होंने पाकिस्तान में गाड़ियों की पेनिट्रेशन देखी, तो उन्होंने किया लकी मोटर्स को ले लिया और उसको जो है वो स्टार्ट कर लिया। अब अगर मैं किया लकी मोटर्स की बात करता हूं तो कहाँ सीमेंट बेचना, कहाँ गाड़ियां बेचना, जमीन और आसमान का फर्क। टारगेट मार्केट भी अलग, कस्टमर बेस भी अलग, काम करने का तरीका भी अलग। लेकिन नहीं, उन्होंने वहां पे चार्म देखा, अट्रैक्शन देखा और वो किया लकी मोटर्स को उन्होंने स्टार्ट कर दिया। 2020 का साल 20,000 स्पोर्टेज बेच दी। एक तो उसकी भी कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, वो हम आगे जाके जब पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रैटेजीज देखेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन उन्होंने उस बिजनेस को अडॉप्ट किया और माशाल्लाह सक्सेसफुल हुए। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल डिस्कशन होता है, जिसमें आप कहते हैं कि यार कौन सा बिजनेस करना है या जो कर रहे हैं उसको कैसे करना है, आगे कैसे उसके अंदर चेंजेस आएंगे तो उसको रिस्पॉन्ड करना है। ये हाई लेवल डिस्कशन होता है। सेकेंड लेवल आ जाता है हमारे पास बिजनेस स्ट्रैटेजी का। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में जहां आपने ये डिस्कस कर लिया कि आपने कौन सा बिजनेस करना है, किस प्रोडक्ट में जाना है, कैसे चेंजेस को रिस्पॉन्ड करना है, अब अगला लेवल आता है बिजनेस स्ट्रैटेजी का, जहां पे ये बात आती है कि आप अपने कंपटीशन को कैसे आउटवे करेंगे। जिस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है उस प्रोडक्ट को सेल करने की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्राइसिंग होगी, क्या प्लेसमेंट होगी, क्या प्रमोशन स्ट्रैटेजीज होंगी, किस तरह से मार्केटिंग करेंगे, कैसे सेल्स करेंगे, कैसे फाइनेंस फंक्शन करेगा, कैसे सप्लाई चेन करेगा, कैसे प्रोडक्शन करेगा। ये बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज बन जाती हैं। और फिर फंक्शनल लेवल के ऊपर हम हर डिपार्टमेंट को उनका ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। जैसे हमने बताया कि जी सप्लाई चेन ने फलाना 1000 टन्स का माल इतने टाइम में प्रोड्यूस करना है, एक ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। अब वो सप्लाई चेन वालों का, फैक्ट्री वालों का ये डिसीजन है फंक्शनल लेवल के ऊपर कि हमें कैसे इतनी टनेज को यानी इतने वेटेज को, इतने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस यहाँ पे करना होगा। तो सबसे पहले हाई लेवल डिस्कशन, जी इस प्रोडक्ट में काम करेंगे, इस मार्केट में काम करेंगे, इतने साल तक काम करेंगे। फिर उसके बाद बिजनेस लेवल, सप्लाई चेन, फाइनेंस, ये सब चीजें किस तरीके से आपस में ऑपरेट कर रही होंगी और हम बिजनेस लेवल के ऊपर प्राइसिंग, प्रोडक्ट, प्लेसमेंट, प्रमोशन, ये चीजें किस तरीके से यहाँ पे जो है वो रख रहे होंगे। और फिर उसके बाद फंक्शनल लेवल कि भाई ये डिपार्टमेंट, इसके एम्प्लॉयज, इसके लोग किस तरह काम कर रहे हैं, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, क्या काम करने हैं, कितना आउटपुट है, एक वीक में कितना रिजल्ट निकाल के देना है, ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। यानी अगर मैं ये कहूं कि मैंने आज सोलर की तरफ जाना है और मैं हाई लेवल सोलर की प्लानिंग कर रहा हूं, तो ये सारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में आएगा। फिर मैं कहता हूं कि यार मैं सोलर के पैनल्स लगाऊंगा, मार्केट में लोग नेशनल ग्रिड यानी वापडा की प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देते हैं यूनिट सेल करते वक्त, मैं 30% का डिस्काउंट दूंगा। ये मेरी कंपेरेटिव स्ट्रैटेजी है, ये मेरी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है। 30% का डिस्काउंट दूंगा और साल में 5 लाख यूनिट सेल कर दूंगा। अच्छा, इन 5 लाख यूनिट्स के लिए मुझे इन 4 पैनल्स की जरूरत होगी जो मेरा सप्लाई चेन डिपार्टमेंट अरेंज करेगा। अब सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को ही सोचना है कि इतने टाइम तक हम इन 4 पैनल्स को कैसे लेके आएंगे, इनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैसे देखेंगे, इनके ऑपरेशंस को किस तरह मैनेज करेंगे और कैसे ये 5 लाख बिजली के यूनिट्स की एक स्मूथ ट्रांजिशन होगी। ये इस एग्जाम्पल से हमने इन तीनों लेवल्स को समझने की कोशिश की। अब हम अपना अगला सेगमेंट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड अप्रोच टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। देखिए, ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये समझ तो आ गई बात कि इसको प्लानिंग कहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लोग मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं। लेकिन इसको करने का तरीका कार क्या है, वो कौन से लेवल्स इसके अंदर मौजूद हैं? 3 लेवल्स इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, दूसरा स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, तीसरा स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। पहला और बुनियादी सवाल जिसको आप कहते हैं स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस या पोजीशनिंग एनालिसिस, ये बुनियादी सवाल ये होता है कि आपने कौन सा काम करना है, क्या करना है एग्जैक्टली। अगर आप आज नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी मार्केट, कौन सी जगह, और अगर आपका बिजनेस ऑनगोइंग है तो अब आगे जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए क्या लेकर आना है, नया क्या लेकर आना है, किस सेगमेंट में लाना है, किस तरह का प्रोडक्ट लाना है, ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के अंदर आती है। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस का मतलब ये होता है कि हम इन डिटेल अपने कंपटीशन को कैसे आउटवे करेंगे,
हम वो कौन से काम करेंगे कि हम उस मार्केट में अपने कंपटीशन के अगेंस्ट स्टैंड कर पाएँ, सस्टेन कर पाएँ। हमारी मार्केटिंग कैसे होगी, हमारी प्राइसिंग कैसे होगी, हमारी प्रोडक्ट कैसा होगा, फीचर्स क्या होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास आ जाती हैं। और फिर नंबर 3 पे आता है स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन, कि आप स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जो काम आपने सोचा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। अब आए थोड़ा सा हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस के अंदर हमारे पास प्राइमरीली 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़, ज़माने को क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ लोगों को जिसकी ज़रूरत है, लोग जिसको हासिल करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ की डिमांड है, गैप है, ज़रूरत है, कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा। यानी ज़माना क्या चाहता है, ये जुमला याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हम ये देखते हैं ज़माना क्या चाहता है। दूसरा सवाल, हमको क्या आता है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। अब भाई लोगों को तो ज़रूरत बहुत सारी चीज़ों की है, कोई मार्स पे भी जाना चाहता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मुज़म्मिल मुनाफ लोगों को मार्स पे भेजना शुरू कर देगा। मुज़म्मिल मुनाफ को क्या आता है, सर पढ़ाना आता है। अच्छा, पढ़ाना आता है। मार्केट में क्या इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत है? हाँ, लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ों के पेपर्स में बहुत अच्छी जो है वो टीचिंग की जा सकती है, पढ़ाया जा सकता है। ज़माना क्या चाहता है, आपको क्या आता है, इन दोनों का मिक्सचर आप कर लें, आपको स्ट्रेटेजिक पोजीशन का जवाब मिल जाएगा। आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स, आपकी अपनी वीकनेसेस, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़, आपके अपने रिसोर्सेज, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। जुनैद अकरम गंजी स्वैग हमारा आज अगर क्रिकेट के ग्राउंड में पहुंच जाता तो शायद वैसा परफॉर्म नहीं कर पाता। इरफान जुनीदो शायद सीए कर लेता तो शायद इतना अच्छा कंटेंट क्रिएटर आज नहीं होता। और जरदारी साहब अगर किसी पढ़े लिखे काम में सही तरीके से लग जाते तो आज वो इतना नाम नहीं कमा पाते जिस तरीके का नाम और जिस तरह का नाम उन्होंने कमाया है। तो नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन कहने का मकसद ये कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है और आप क्या कर सकते हैं। आपकी रिसोर्सेज, आपकी कॉम्पिटेंसेज, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये सारी आप जमा कर लें। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, 2 तरीके की चीज़ें हो गई, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नली किस चीज़ की ज़रूरत है, इंटरनली मेरे पास क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कॉम्पिटेंसेज है, कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी आती हैं। आप इन दोनों चीज़ों को जमा करें, आपके पास जवाब आ जाएगा स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग का, कि आपको किस मार्केट में ऑपरेट करना चाहिए, किस सेगमेंट में ऑपरेट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, किसके अगेंस्ट काम करना चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब आपको स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के अंदर मिल जाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग में अगर हम देखें तो हम एनवायरनमेंट को देखते हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को देखते हैं, कल्चर, बिलीव्स, अजम्पशंस, जो लोग हमारे अतराफ में उनको किस चीज़ की ज़रूरत है इसको देखते हैं। और इसके अलावा हमारे अपने शेयर होल्डर्स, हमारी कंपनी को चलाने वाले लोग, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो जो है वो अचीव करना चाहते हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें हम स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के अंदर देखते हैं। इसको स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस या सिंपल आसान अल्फाज में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस भी कहा जाता है। अगर आप पेस्टल की बात करें, आप 5 फोर्सेस की बात करें, आप जो है वो पोर्टर्स डायमंड वगैरह की बात करें, इस तरीके के जितने मॉडल्स हैं वो हम इंशाल्लाह ताला स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस के अंदर देख रहे होंगे। अब आ जाता है अगला सेगमेंट हमारे पास स्ट्रेटेजिक चॉइसेस का। आए उसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस का मतलब होता है, या स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को इस तरीके से आप समझें कि आप अपनी कंपटीशन को आउटवे कैसे करेंगे। अगर वो महंगा बना रहा है तो आप सस्ता बनाएंगे, अगर आप महंगा बना रहे हैं तो क्या वो सस्ता बना रहे हैं। इस तरीके के सवालात, किस मार्केट सेगमेंट को जो है वो बेचना है, किसको सेल करना है, कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, किस तरह उसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे उसको लोगों तक पहुंचाना है, सेल्स का तरीकाकार क्या होगा, मार्केटिंग कैसे करेंगे, प्रोडक्ट सस्ता बनाएंगे, महंगा बनाएंगे, कोई अलग चीज़ बनाएंगे, डिफरेंट बनाएंगे, सेम बनाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के अंदर आ जाती हैं। सर जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको लकी मोटर्स की एग्जांपल दी, किया लकी मोटर्स की, कि वो किया की गाड़ियाँ लेकर आ गए। ये स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है कि हम गाड़ियों की मार्केट में काम करेंगे, किया के साथ जेवी बनाएंगे, इनकी गाड़ियों को पाकिस्तान में लेके आएंगे। दूसरा सवाल स्ट्रेटेजिक चॉइस। स्ट्रेटेजिक चॉइस का मतलब है कैसे कॉम्पीट करना है। अब सोचिए आप, जब लकी किया मोटर्स यहाँ पर आया तो क्या इंडस मोटर्स नहीं था? सर बिल्कुल था। क्या होंडा कार नहीं था? सर बिल्कुल था। क्या पाक सुजुकी नहीं था? बिल्कुल था। कल्टस भी मौजूद थी, करोला भी मौजूद थी, सिविक भी मौजूद थी, सिटी भी मौजूद थी, ग्रैंडी भी मौजूद थी, ये सारी गाड़ियाँ थी। तो फिर किया लकी मोटर्स वाला कैसे कॉम्पीट करता? सर फॉर्च्यूनर इस मार्केट में थी, लैंड क्रूजर इस मार्केट में थी, ऐसा थोड़ी ये गाड़ियाँ नहीं थी, गाड़ियाँ तो बहुत, रीवो इस मार्केट में थी। तो फिर कैसे ऑपरेट करेगा एक नया प्लेयर जो इस मार्केट के अंदर एंटर होगा? आइए मैं आपको स्ट्रेटेजिक चॉइस की एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे जिस टाइम पे लकी मोटर्स ने किया लकी मोटर्स को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, ये 2019 के आसपास, 2020 के आसपास।
आपको याद होगा टिपिकली जो सिटी की प्राइस रेंज होती थी, सिटी या करोला की जो प्राइस रेंज होती थी GLI XLI वाली, ये तकरीबन कोई 25-30 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू इनकी जो है वो बन जाती थी। 40-45 लाख के आसपास आपकी ये सिविक और इसी तरीके से टॉप ऑफ द लाइन करोला के अंदर मौजूद थी। और फिर उसके बाद फॉर्च्यूनर वगैरह की बात शुरू होती थी 60-65 लाख 70 लाख के बाद। ये जो ब्रैकेट था ना 45 to 65 का ब्रैकेट, 45 to 70 का ब्रैकेट, इसमें कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। किया लकी मोटर्स ने कहा कि देखो अगर मैं सिटी और करोला के कंपटीशन में कोई गाड़ी लाऊंगा मुझे बहुत टाइम लग जाएगा इनसे कॉम्पीट करने में। मैं अगर लैंड क्रूजर या प्राडो या फॉर्च्यूनर के टाइप की कोई गाड़ी लाऊंगा मुझे वहाँ भी बहुत टाइम लग जाएगा उनसे कॉम्पीट करने में, क्योंकि वो मार्केट्स एस्टैब्लिश्ड हैं, वहाँ लोग मौजूद हैं, प्रोडक्ट पसंद आ चुका है उनको। उन्होंने गैप आइडेंटिफाई किया, दिस वॉज देयर चॉइस, देयर स्ट्रेटेजिक चॉइस कि हम एक गैप आइडेंटिफाई करेंगे और उस गैप में हिट करेंगे जाके। उन्होंने गैप आइडेंटिफाई किया कि जी ये 45 लाख से लेके 65 लाख 70 लाख तक के ब्रैकेट के अंदर कोई गाड़ी नहीं है, किसी के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उस वक्त की बात बता रहा हूँ। उन्होंने उस ब्रैकेट में किया स्पोर्टेज को लॉन्च कर दिया। अब स्पोर्टेज के कंपैरिजन में आप सिविक को देखें तो बंदा थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर चला जाता है। जब वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हो गया मतलब उसका स्टेटस ऊपर हो गया। उसने कहा मैं 45 लाख रुपए उस वक्त के हिसाब से 40-45 लाख रुपए सिविक में डालूं, इससे बेहतर है मैं काम करता हूं, मैं 5-8 लाख रुपए मिला के 10 लाख रुपए मिला के ये 50-55 की फ्रंट व्हील ड्राइव किया स्पोर्टेज ले लेता हूँ। उस वक्त की प्राइसिंग थी ये। लोगों को बात समझ में आ गई, उन्होंने कहा यार बिल्कुल सही है, एक सेडान गाड़ी पे मैं इतने पैसे लगाऊं, 2-4 लाख 5 लाख रुपए मिला के हम एक मिनी SUV ले लेते हैं, सॉर्ट ऑफ क्रॉस कॉम्पैक्ट SUV ले लेते हैं। वो SUV की ऑप्शन पर चले गए तो SUV का लुक अलग, थोड़ा सा आपका स्टेटस ज़मीन से ऊपर चला गया, थोड़े आप और एग्जीक्यूटिव हो गए अपनी गाड़ी के एतबार से। भाई गाड़ी समझ आ गई उस सेगमेंट में लोगों को और धनाधन इसकी बुकिंग्स आना शुरू हो गई। उस एक साल के अंदर कोई 18 या 20 हज़ार गाड़ियाँ किया ने सेल की थी। किया लकी मोटर्स के आप फाइनेंशियल्स उसके अतराफ के उठा के देखें तो कुल मिला के कोई 18 अरब रुपए का उन्होंने ये टोटल प्लांट इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ लगाई थी। 100 अरब रुपए की कंफर्टेबली गाड़ियाँ बेच दी किया लकी मोटर्स ने, 100 अरब रुपए की गाड़ियाँ बेच दी और बॉटम लाइन कोई 9-10 अरब रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ था। अब 9-10 अरब रुपए के प्रॉफिट का मतलब है कि आपकी आधी इन्वेस्टमेंट बाहर निकल गई। 18 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट में से 9 अरब आप घर लेके चले गए पहले साल में। अब क्या सिर्फ 9 अरब निकालने, उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कैश फ्लो पर्सपेक्टिव से, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से तो प्रॉफिट चलो पहले साल ही 9 अरब का हो गया, लेकिन इस तरह सोचें, ये स्ट्रेटेजिक चॉइस है। एक गैप आइडेंटिफाई किया, किसी ने उसको कैटर नहीं किया था, कोई गाड़ी उस गैप के अंदर नहीं थी, उन्होंने कहा हम यहां गाड़ी लॉन्च करेंगे। अच्छा फिर इसको देख के सेम स्ट्रैटेजी इंडस मोटर्स ने अपनाई। उन्होंने कहा यार ये 22-24 लाख रुपए के ब्रैकेट में कोई गाड़ी नहीं है अच्छी उस तरह की, और सिटी वगैरह सारी बात की शुरू होती है, उसके बाद आगे से शुरू होती हैं। उन्होंने यारिस लॉन्च की 23-24 लाख में। अपना करोला का ब्रांड खराब नहीं किया, XLI GLI को डिसकंटिन्यू किया और डिसकंटिन्यू करने के बाद उन्होंने यारिस लॉन्च कर दी 24-25 लाख 26 लाख रुपए के अंदर। यही गैप जो पहले अनफिल्ड था इन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया। किया ने दोबारा यही स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने कहा जी ये कल्टस लोग परचेस करते हैं 18-20 लाख रुपए की, कल्टस में कोई ज़्यादा अच्छे फंक्शंस वगैरह नहीं आते, वो ड्राइव या फील नहीं आती, 1300 सीसी वाली गाड़ी भी बड़ी हल्की महसूस होती है। उन्होंने बोला यार हम ये काम करते हैं, हम पिकांटो यहाँ पे लॉन्च करते हैं। आप देखें एक हैचबैक और एक क्रॉस SUV, इसके दरमियान में कोई गाड़ी उन्होंने उस वक्त लॉन्च ही नहीं की, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन भरा हुआ था, वहाँ लोगों की चॉइसेस सेट थी, लोगों का ब्रांड रिकग्निशन मौजूद था, लोग अपने अपने ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड थे, अपनी अपनी चॉइसेस के साथ एसोसिएटेड थे। उन्होंने कहा जहाँ गैप है जिसको कोई कैटर नहीं कर रहा हम उसको कैटर करेंगे, हम वहाँ पे काम करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग के काम क्या करना है, उसके बाद आती है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के काम कैसे करना है, फिर आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन कि आप अब कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा ये सारा मामला मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ तक आते आते हमने स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन देखी, हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस वगैरह देखे, हमने ये देखा कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी क्या क्या होते हैं, और फिर आगे जाके हमने देखा कि इसकी अप्रोच क्या है। अब आगे जो आपका स्ट्रैटेजी के अंदर सारा एरिया है वो इन 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। क्या काम करना है, दैट इज स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, कैसे करना है, दैट इज स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, यानी कंपटीशन को कैसे आउटवे करना है, और फिर स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन इन्हीं इंप्लीमेंट कैसे करना है। आगे के सेगमेंट्स के अंदर हम इनको डिटेल में पढ़ रहे होंगे। आपका पेस्टल मॉडल हो गया, 5 फोर्सेस हो गया, पॉटर्स डायमंड हो गया, जेनेरिक स्ट्रैटेजीज हो गई, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, इसके अलावा फोकस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंशाल्लाह ताला इनको पढ़ेंगे। गैप एनालिसिस, मार्केट सेगमेंटेशन वगैरह, ये सारा कुछ यहीं पर आएगा, और इसी की फाउंडेशन मैंने कुछ एग्जांपल्स देके आपके सामने यहाँ पे जो है वो फॉर्म की।
अब किया लकी मोटर्स की इस एग्जांपल से हमें समझ आता है कि आपको कंपटीशन को आउटवे कैसे करना है, आपको कंपटीशन को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। गैप एनालिसिस, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट के गैप्स को समझना, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस्ड डिफरेंशिएशन या फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, ये सारी की सारी चीज़ें कंपटीशन को लॉक इन स्ट्रैटेजी वगैरह, कंपटीशन को आउटवे करने के जो तरीक़ाकार होते हैं, ये सारे के सारे हम स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में पढ़ेंगे। यहाँ तक तकरीबन आपका 20 से 25% का सिलेबस बन जाता है कि आप पेस्टल के और इन सारे बड़े बड़े जो मॉडल्स हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस के, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, वो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग में पढ़ेंगे। और कंपटीशन को आउटवे करना, उनको रिस्पॉन्ड करना, उनके सामने स्ट्रैटेजीज को रिफ्लेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के अंदर पढ़ेंगे। और फिर आखिर में आ जाता है हमारे पास पुटिंग द स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन, इनटू इम्प्लीमेंटेशन, कि अब हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसके ऊपर स्टेप्स किस तरह से फॉलो करने हैं। फिर उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जो आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर देखा। आप फंक्शनल लेवल पे ये बताते हैं कि जी इस डिपार्टमेंट ने ये करना है, इस लोगों ने ये करना है, इन लोगों ने ये करना है, इन लोगों ने ये करना है। ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पे इस तरीके से आपके पास मौजूद होती है। और फिर इवेंचुअली हम इन 3 चीज़ों को जब कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के 3 लेवल्स कंप्लीट हो जाते हैं और एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अपने पाए तकमील तक, अपनी कंप्लीशन तक, अपनी एकम्प्लिशमेंट तक पहुंचती है। जो कंपनीज वक्तन फ़वक्तन अपनी स्ट्रैटेजीज़ को रिविजिट करती हैं, देखती हैं और ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अच्छे तरीके से लेके चलती हैं, वो ज़माने में सस्टेन कर पाती हैं, आगे बढ़ पाती हैं। जो नहीं चल पाती हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हमारे 3 लेवल्स थे, या आप कह लें अप्रोच टू दी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी। उससे पहले हमने लेवल्स देखे थे, जिसमें कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल स्ट्रैटेजी आती है। और ये अप्रोच है पूरी हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, जिसमें हम ये तीनों काम करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारी अप्रोच होती है कि हम इस तरह से इसको लेके चलेंगे। अब आए हम अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू।